हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्मूलेटर में आप लोगों का स्वागत है। कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पेपर, थ्योरेटिकल पेपर है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको हम शॉर्ट में कोआ भी बोलते हैं या COA भी बोलते हैं। ओके एंड आपके इस सब्जेक्ट का पेपर कोड जो है वो 105401 है। क्या है? 105401। ऑलरेडी इसके सिलेबस इंट्रोडक्शन और मॉड्यूल के लगभग 50% तो नहीं, लेकिन इसका दो मॉड्यूल 1 का 2 रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें यहां तक का जो पोर्शन है आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं इसे इस कलर में बताऊं। ये यहां तक का जो पोर्शन है, इंस्ट्रक्शन सेट तक आप जो देख रहे हैं, यहां तक कवर हो चुका है। तो आप हमारे ऐप पे, फॉर्मूलेटर के ऐप पे जाएं और उसमें CS फोर्थ सेम में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, क्या रहेगा एजेंडा? मतलब ये नहीं कि हम आपको कोई जॉब का एजेंडा बताने वाले हैं, लेकिन हम जो टॉपिक आज का रहेगा, जो आज हम 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहां पे आपके सिलेबस का मॉड्यूल 1 का मैं यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, ठीक है, हम आपके सामने मॉड्यूल रहेगा और आज आज जो हम टॉपिक हर एक दिन हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक का भी हम नाम लिखेंगे। ओके, आज का जो टॉपिक रहेगा, केस स्टडी करना है हमें इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ सम कॉमन सीपीयूज। अभी तक के टाइम में, यानी आप अभी 2024 में हो और अभी तक के समय तक सीपीयू के जितने भी वर्जन्स आए, ठीक है, जब से कंप्यूटर को अगर आप देखो कि इस तरह से 1872 को अगर आप लो, 1872 में एक चार्ल्स बैबेज ने पहला चार्ल्स बैबेज तो उस समय नहीं थे क्योंकि 1832 में ही उनका देहांत हो गया था, वो डेथ कर गए थे। लेकिन हम अगर उस समय तक को लेके भी चले, क्योंकि उस समय तक आर्किटेक्चर का पूरा ऐसा लेवल का आविष्कार नहीं हुआ था। चार्ल्स बैबेज ने हमें एक आर्किटेक्चर दिया, लेकिन इस लेवल का नहीं था, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से उन्होंने डेवलप किया था, तो बहुत बेटर था। क्योंकि ये फादर ऑफ कंप्यूटर है, तो रास्ता उन्होंने ही दिखाया। लेकिन हमें केस स्टडी करना है आज से, अगर हम 10, 15 या 20 साल के बीच का भी ले लें, ठीक है, तो उस समय तक के सीपीयू का केस स्टडी करना है। कैसा हमारा सीपीयू आया, कैसे वर्जन्स चेंज हुए और क्या क्या उसमें खामियां थी, या फिर क्या उसका आर्किटेक्चर था, किस लेवल पे था, सिस्क पे था या रिस्क पे था। रिस्क इन द सेंस, रिस्क वो रिस्क नहीं, रिस्क मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर हमने आपको बोला, और सिस्क जो बोले वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो आप इस आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे या फिर और भी आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो उसका केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी का मतलब उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, इसमें कोई ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाना है, लेकिन इसके बारे में हर एक सीपीयू के उसके इंस्ट्रक्शंस पार्ट को देखना है। ठीक है, इसके बाद ये डील करने के बाद, ठीक है, अब हम आएंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन में। यहां से स्टार्ट होके यहां तक सारा डेटा रिप्रेजेंटेशन ही है, उसमें बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल टर्म भी हैं, लेकिन आज हम ये डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही जानेंगे। पहले हम अगर ये नहीं जाने कि व्हाट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो हम आगे साइन नंबर हो या फिक्स्ड हो, फ्लोटिंग हो, बाइनरी हो, बूथ मल्टीप्लायर हो, इन सब के बारे में कैसे जानेंगे? तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे पूरे डेटा रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, उसके बाद हम इसके जितने भी इसके अंदर के पार्ट्स को पढ़ने हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियो रिकॉर्डिंग्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन 2 टॉपिक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आज का टॉपिक हमारा केस स्टडी इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कॉमन सीपीयूज एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन हमारा रहेगा। ठीक है, तो चलिए इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086। अब हम चूंकि आज
विंडोज 7 ये सीपीयू इंटेल i7 ले लो, 10th जनरेशन ले लो, या फिर आप किसी भी वर्जन को अभी लेके चलो, लेकिन हम जब सिस्टम आया था या फिर हम सिस्टम को जानने लगे थे वो 8086 8085 से ही हम जानने लगे थे। ठीक है, तभी हम जाने कि क्या सिस्टम्स होते हैं, उसका क्या आर्किटेक्चर होता है, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। इवन आप बीटेक में हो या कोई भी टेक्निकल या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आप कर रहे हो, तब आप जान रहे हो। इवन आज तक बहुत को नहीं ये पता है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, नहीं पता। जाहिर सी बात है, वो वर्क सिर्फ अपना काम सीखते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप लोग बीटेक हो, आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हमारा कंप्यूटर वर्क करता और कौन करता। ठीक है, करते काम हम हैं, लेकिन हमारे काम को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कौन करता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कौन करता है, और हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके आउटपुट कौन देता है, तो वो कौन देता है, हमारा कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में आप सीपीयू को आप इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, चूंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वही है, वही उसको सारा चीज को वो हैंडल करता है, तो आप सीपीयू को बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए सीपीयू के बारे में जानना, तो हम 8086 से नॉर्मली सारा काम कंप्यूटराइज होने लगा था। 8085 ले लो या 8086 से ले लो, ये सारा काम कंप्यूटराइज होने लगा था। ठीक है, जिसमें हम 8086 के इंस्ट्रक्शंस को अगर देखें तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में उसका ऑल द इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म, जैसे 8086 इंस्ट्रक्शन क्लासिफाई ऑन द बेसिस of function they perform, they are categorized into the following main type. डेटा ट्रांसफर, तो डेटा ट्रांसफर करना बहुत सारे सीपीयूज का या फिर बहुत सारे सिस्टम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका काम। किसी भी चीज में डेटा ट्रांसफर करना, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, भाया कैचे, या डायरेक्ट हम करें जैसे डायरेक्ट ये डीएमए हमने हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इन सब चीजों में हम क्या देखते हैं, डेटा ट्रांसफर्स का वर्क देखते हैं। ऑल द इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म डेटा मूवमेंट come under this category. The source data may be registers, memory location, port. The destination may be registers, memory location on port. The following instructions come under this the category. अब जो भी instructions हैं उसके पोर्ट पे देखना, उसके मेमोरी लोकेशंस पे देखना, कहाँ पे हम डेटा को भेज रहे हैं, किस जगह पे भेज रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सारा देखना हम लोग देखते हैं, यानी हम किस ड्राइव में डेटा को भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, ये हमारा लोकेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसके केस स्टडी में देखें तो x86 का मतलब यहाँ पे होता है 32 बिट, ये हमारा आर्किटेक्चर है। 64 बिट है, 32 बिट है, या फिर हमारा 16 बिट है। ठीक है, ये 32 बिट हमारा आर्किटेक्चर को ये फॉलो करता है। ओके, तो हम इसके बारे में आगे देखें। ओके, ये जो 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट यानी आर्किटेक्चर था, ठीक है, जिसमें ये आर्किटेक्चर किस पे डिपेंडेंट था, किस रूल्स पे चलता था, DSC से रिलेटेड था, यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर से। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हमें इस पे ओवरव्यू थोड़ा दे दूं कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर वो आर्किटेक्चर होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं कुछ स्लो होते हैं। ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं कुछ स्लो होते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम स्लो होता है, हमारे इसमें इंस्ट्रक्शंस को बहुत तेजी से वर्क इस पे नहीं किया जाता। ये इस टाइप के आर्किटेक्चर में जो 6 से रिलेटेड था। इसके डेवलपर कौन थे, तो ये भी इंटेल ही डेवलपर थे। अगर की फीचर इसका देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज्यादा था। ठीक है, अगर इसके केस स्टडी में देखें जो 32 बिट आर्किटेक्चर में था, क्योंकि जितना बीट हमारा बढ़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर में अगर आप एक नॉर्मली एक वर्क देखो कि आपके पास, अगर रियल लाइफ का एग्जांपल लो, आपके पास जितना स्पेस होगा
उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, आपके पास अगर बहुत अच्छे तरीके से अच्छे जमीन है तो आप अच्छा घर बना सकते हो उसमें। ठीक है, बहुत एरिया कवर कर सकते हो, बहुत सारे चीज एरिया को उसमें प्रोवाइड कर सकते हो, रूम बड़ा कर सकते हो। ठीक है, चूंकि क्यों, आपके पास एरिया ज्यादा है, एक साथ में आप बहुत सारे डेटा को या की रियल लाइफ से लो तो हम सामान इधर उधर कर सकते हैं, और हमारे पास चलने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस वॉक करने के लिए भी हमारे पास बहुत सा स्पेस बचेगा। अगर यहीं पे अगर स्पेस ही ना हो तो आप क्या करोगे, आपका कंजेस्टेड हो जाएगा। कंजेस्टेड होता है ना, और कंजेस्टेड होगा तो आपको कोई काम करने में क्या करोगे, आप स्लो हो गए। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह सामान को शिफ्ट करने में आपको दिक्कतें आएंगी। क्यों, क्योंकि आपके पास उतना मेमोरी स्पेस ही नहीं है। मेमोरी स्पेस आपके इन द सेंस कि आपके पास उतना जगह ही नहीं है कि हम कोई काम को यहां से वहां जल्दी कर सकें। ठीक है, तो यहां पे भी क्या है, 32 बीट है और 64। हमेशा बीट जो होता है वो दोगुना होता है, डबल हो जाता है। यानी इससे पहले क्या था, 16 बीट था, इससे पहले क्या था, 8 बीट था। ठीक है, 8 से आया 16, 16 से आया 32 और 32 से आया 64। अब जो आएगा बीट अब आने वाले समय में वो 128 होगा। अब जो 128 यानी 64 में तो इतना फास्ट सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब अगर 128 आया तो आप क्लिक नहीं करोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लिक करना पड़ेगा, वो सिस्टम है। ये एक कहावत है कि क्लिक ना करो काम हो गया, लेकिन आपको क्लिक करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन जब तक आप सिस्टम को नहीं दोगे वो फास्ट क्या कुछ भी नहीं करेगा, चुप रहे। ठीक है, तो सिस्टम क्या खोजता है, इंस्ट्रक्शन। ओके, और हमारे इंस्ट्रक्शन को जितना तेज वो काम करेगा उतना वो ज्यादा इंस्ट्रक्शंस पाएगा, उतना वो फेच कर पाएगा। ठीक है, तो अब जो सिस्क से रिलेटेड आर्किटेक्चर होते थे, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर से, वो इंस्ट्रक्शंस को स्लो फेच करते थे। ठीक है, बात समझे। आप अगर देखो कि एक क्लास में अगर दो बच्चे हैं, एक किसी क्वेश्चन आंसर को स्लो कैच करते हैं, कोई जल्दी समझ जाता है, तो जो जल्दी समझता है वो यानी आपकी इंस्ट्रक्शंस को वो फेच कर रहा है, वो रिस्क हो गया। रिस्क इन द सेंस रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में। एंड जो स्लो काम कर रहा है यानी हमारे इंस्ट्रक्शंस को धीरे धीरे समझ रहा है, वो सिस्क हो गया। सेम एज यहां भी वही है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओवर 1000 अगर देखे तो सम ऑफ विच कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर लार्ज स्केल पे अगर हम सिस्टम पे वर्क दे दे, आज के सिस्टम में आप जितना फास्ट काम करो, जितना उस पर लोड दो, उतना वो आराम से कर लेगा। लेकिन यही अगर 8086 आर्किटेक्चर में चल जाता है या 8085 में चल जाता है, या उससे भी ले लो, जब मैं मान लो कि मैं जब बीटेक किया या फिर सिस्टम को देखा, तो उस समय का जो सिस्टम वो 845 एक बोर्ड आता था। मैं आप एग्जांपल देता हूं, मेरे 845 ये एक बोर्ड था। ये बोर्ड कौन सा था, मदर बोर्ड था। ये बहुत ही सक्सेस बोर्ड जाना जाता, और इसमें जो प्रोसेसर लगते थे उस जमाने में वो 1.80 गीगाहर्ट्ज था या मैक्सिमम 2.0 गीगाहर्ट्ज तक जाता था। ठीक है, चूंकि अब उस समय में उतने हेवी सॉफ्टवेयर भी नहीं थे। ये मैं अप्रॉक्स बात कर रहा हूँ 2004 से 2010 के। ठीक है, उस समय का मैं इंटेल या कंप्यूटर का मैं एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रहा हूं। तो उस समय में हेवी सॉफ्टवेयर भी नहीं थे। आज का सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग ही सिस्टम ले लो आप, और एक विंडो 10 ही लोड करते हो तो आफ्टर इंस्टॉलेशन वो आपके ड्राइव में 8 से 10 जीबी स्पेस लेता है ना। और अगर आपने पढ़ाई का ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया, यानी अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो आप डाउनलोड कर रहे हो और अगर उसको चलाना है अपने आप पे, तो वो भी 8 से 10 जीबी स्पेस खाता है। यानी जो सॉफ्टवेयर 8 से 10 जीबी स्पेस लोड होने के लिए खाता है, तो जब उसको हम रन करेंगे तो रैम पे वो कितना स्पेस खाएगा, कम से कम अगर वो 8 जीबी का आप रैम लगाए हो तो 1 जीबी तो वो कवर करेगा ही। तो 8 जीबी लगाए हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको 8 जीबी थोड़ी दे देगा यूज करने, वो देगा 7 से 7
0.50 लमसम, ठीक है। तो उतने में 1 GB तो वही सॉफ्टवेयर खा लिया। तो आज के सॉफ्टवेयर और उस समय के सॉफ्टवेयर में बहुत अंतर थे। तो समय जैसा बदलता है और हमारे रिक्वायरमेंट जितने बढ़ते हैं उस हिसाब से अब सिस्टम भी है। पहले HDD था, अब वो भी कि 5400 RPM में सब फुल एकदम कहता था मेरा सिस्टम बहुत फास्ट है। अब आगे SSD चिप लेवल पे काम है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वहां बढ़ता है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, इंश्योर कंपैटिबिलिटी विद ओल्डर पासवर्ड सॉफ्टवेयर, ये हमारा क्या है, सेम बात है। ये ओल्डर सॉफ्टवेयर के लिए, ये सिस्टम जो था ये ओल्डर सॉफ्टवेयर के लिए। ओल्डर रजिस्टर्स होते, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो या स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ये इसमें दो होते थे। मोड्स सपोर्ट मल्टीपल मोड लाइक रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड एंड लॉन्ग मोड। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज फॉर हाई परफॉर्मेंस बट कैन बी पावर हंग्री, ठीक है, पावर कंज्यूम ज्यादा करता था। ओके ना। अब ARM इंस्ट्रक्शन सेट, ये एक आर्किटेक्चर आया ARM करके, ठीक है। ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन रिस्क के अंदर आता था, यानी ये हमारा अच्छा परफॉर्मेंस था, ठीक है। अब 32 बिट को आप भूल जाओ। उसके बाद एक इंस्ट्रक्शंस, एक अलग एक CPU मार्केट में आया जिसको हम ARM बोलते थे। ये रिस्क के अंदर आता था, रिड्यूस। इसमें इंस्ट्रक्शंस फास्ट काम करता था। अगर एक क्लॉक साइकिल में, एक क्लॉक साइकिल मतलब हम जहां पॉइंट हमने इंसर्ट किया वो क्लॉक साइकिल उस प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो जाता है, और उतने में अगर एक इंस्ट्रक्शंस काम कंप्लीट हो जाता है तो आप समझिए आपका सिस्टम फास्ट काम कर रहा है। यानी आपने कोई फाइल को ओपन किया, जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन गया और तुरंत वो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया तो आपका इंस्ट्रक्शंस जल्दी फॉलो हो रहा है। ओके ना। तो ये ARM होल्डिंग्स ये कंपनी ही था एक जो अपने डेवलप किया था, ठीक है। ये इंटेल का कोई किसी का नहीं था, ठीक है। सिंप्लिसिटी में फ्यूअर इंस्ट्रक्शन था, 100 डाटा डिजाइन टू एग्जीक्यूट इन अ सिंगल साइकिल, एक साइकिल के लिए ही था। ये स्मॉल स्केल पे बना था, ये लार्ज स्केल पे नहीं चला, स्मॉल स्केल पे था। छोटे छोटे डिवाइस के लिए ये यूज होता था, वहीं तक सीमित रह गया, आगे ये नहीं बढ़ पाया। लेकिन जितना में काम किया वो ज्यादा बेटर था। किससे? तो सिस्क से, यानी x86 से, यानी 32 बिट का आर्किटेक्चर वाले जितने भी और भी CPU थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एनर्जी ज्यादा वो देता था, ये ज्यादा मोबाइल और एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए ज्यादा बना था। एम्बेडेड डिवाइसेस मतलब जो एक तरह से उसके इंस्ट्रक्शंस को फिक्स होते हैं, जैसे ओवन, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ये सब एम्बेडेड डिवाइस हैं। एम्बेडेड डिवाइस मतलब उसको अगर हम ओवन को तक अगर हिट करना है, 10 मिनट चलाना है, तो वो 10 मिनट के बाद और बंद हो जाएगा, वो 10 से ज्यादा चलेगा भी नहीं। तो वो ऐसे काम जो एक फिक्स पॉइंट तक चलते हैं वो एम्बेडेड सिस्टम में आते हैं। ओके। थर्ड था MIPS इंस्ट्रक्शन, ओके, जो ये भी रिस्क के अंदर आता था। MIPS टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बना था। ये भी, इसका भी क्लीन एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। एंड ये 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर ही आता था, लेकिन थोड़ा हेवी पॉइंट ये आता, इसमें हेवी वर्क के लिए ये जाना जाता था और हेवी ट्रांजैक्शन ये काम करता था, ठीक है। लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से फेच करना और इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से प्रोसेस में करके आउटपुट देना, ये इस सिस्टम की एक कहें तो गुडविल में आता था। ओके। परफॉर्मेंस, द फोकस ऑन हाई परफॉर्मेंस थ्रू पाइपलाइनिंग एंड पैरेलल एग्जीक्यूशन, ये पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता था, और पाइपलाइनिंग वहीं सपोर्ट होता है जहां एक 1 क्लॉक साइकिल में एक वर्क हमारा या एक इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। ओके ना, समझे। रिस्क भी इंस्ट्रक्शन, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट डैश भी, ओके, रिस्क भी इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक ना। तो आर्किटेक्चर ये भी रिस्क के अंदर था,
ये डेवलप बाय रिस्क भी फाउंडेशन एक था जो इसका डेवलप किया। ये सब जो एक कहें तो सीपीयू से रिलेटेड जो हार्डवेयर हैं, ये लार्ज स्केल पे नहीं चले थे। ये छोटे छोटे मोबाइल डिवाइसेस हो गया, एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए, खिलौने हो गए जो रिमोट कंट्रोल या फिर एक एआई बेसिस पे चलता है, उन तरीकों को अपनाने के लिए ये सब बना था। ठीक है, ये ओपन सोर्स पे काम करता था, कोई भी इसे आराम से फ्री में यूज कर सकता था। ठीक है, मॉड्यूलरिटी रजिस्टर्स ये सब सारे इसमें 32 बिट से ही आर्किटेक्चर पे ये भी काम करता था। 32 बिट पर आर्किटेक्चर पे करना यानी पर्पस जो इसका रजिस्टर था, जनरल पर्पस रजिस्टर, वो 32 बिट में ही आता था। ओके, तो जो केस स्टडी में आप यहां देखोगे कि चाहे ARM हो गया या x86 हो गया, लेकिन आप ये भी जानो ARM हो गया या MIPS हो गया या रिस्क भी हो गया, ये सब सारे एक स्मॉल स्केल पे चले, लेकिन मेन जो कंप्यूटर कहलाया, कंप्यूटर्स होते होते लैपटॉप तक आया, पैमटॉप आया, ये सारे आर्किटेक्चर 32 से 64 होते होते आया। अब 64 बिट आर्किटेक्चर पे हमारा सीपीयू का वर्जन शिप चेंज हो रहा है, कभी i7, कभी i10, तो i7 का ये 1 जनरेशन है, तो i7 का ये 5th जनरेशन है। ठीक है, ये नेमिंग है। मार्केट में अपना प्रोडक्ट को बेचने का, अगर मान लो आप i5 आप चला रहे हो, उसका 7 जनरेशन चला रहे हो और आ गया उसका 10 जनरेशन, तो क्या फर्क पड़ने जा रहा है? क्या इंटेल वालों ने उसमें दे दिया होगा जो आप, बस ये एक मार्केट को दिखाने के लिए होता है, और हम ये समझते हैं कि कुछ चेंज ऐसा क्या आ गया होगा जो बहुत तेज कंप्यूटर काम करने लगेगा। ठीक है, जनरेशन से नहीं होगा। हाँ, i5 से आप i7 में गए तो वहां पे बीट का अंतर जरूर हो जाएगा, वहां पे प्रोसेसिंग का अंतर जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज दिखावे के लिए होते हैं और कुछ चीज जो है हमें समझना होता है। ठीक है, आप i3 पे भी अच्छा से काम कर सकते हो, या फिर अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप अपना सिस्टम को सेलेक्ट कर सकते हो। आपका वर्क सिर्फ पढ़ाई है और आप i7, i10 तक, i12 तक चले जाओ तो कोई मतलब नहीं। आप अपने i3 पे भी आप अपने जो एक बीटेक CS हो, ठीक है, बीटेक CS वालों के लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर बीटेक EE और EEE वाले को हाई कॉन्फ़िगरेशन, एक मैं बता रहा हूं, मैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड है इसलिए मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग यानी आपके वर्क क्या है, आपको जरूरत क्या है, आप कितना हेवी सॉफ्टवेयर को काम करोगे, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। हमारा वर्क सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन तक है और मैं ले लूं लाख रुपए का लैपटॉप, कोई मतलब नहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कहने का मतलब हमारा सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तक ही वर्क से सीमित है, तो मैं 2.5 लाख रुपए का मैं लैपटॉप लेके क्या करूंगा? मुझे 50 पे भी काम कर सकता है वो। ओके, आर्किटेक्चर पे सारा डिपेंड है और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो यही तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज हम अपने काम से करते हैं। आर्किटेक्चर तो आप देख रहे हो मार्केट में आपको लिख के सारा दिया है, आपके सिस्टम में सारा पड़ा हुआ आर्किटेक्चर आप जान जाओगे, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना, उस पर वर्क करना, ये मेन। ओके, तो केस स्टडी जो हमारा था, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ सम कॉमन सीपीयूज, तो कॉमन सीपीयूज के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया, जिसमें x86 32 बिट है, ARM है, MIPS है और रिस्क भी। ठीक है, रिस्क भी मतलब नहीं, नाम है इसका RISC-B। ठीक है, तो हमने आप ये पहला टॉपिक देखा। सेकंड में देखना है हमें क्या, डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए
कंप्यूटर में आर्किटेक्चर को आप समझे, बहुत सारे सीपीयूज आए, बहुत सारे हार्डवेयर आए, काम चला। लेकिन कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर समझता कैसे है? ओके, आप अपने एरिया में हो, अपने लोकेशंस पे हो, अपने लैंग्वेज फील्ड के एरिया में हो, तो आप हर एक चीज को आसानी से समझोगे क्योंकि वहां की भाषा आप समझोगे। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? एक भाषा है। लैंग्वेज क्या है? C++, जावा, VB.NET, पाइथन, ये सब सारे ये क्या है? ये भी लैंग्वेज है। हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब क्या है? ये भी भाषाएं हैं, इसको भी हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज बोले तो C++ होता है। और अगर जनरली हम पूछे कि आपका क्या लैंग्वेज है, आप किस लैंग्वेज में बोलोगे, तो आप बोलोगे हिंदी, इंग्लिश या फिर जो अपने मदर टंग हो उसमें। तो भाषा या लैंग्वेज से क्या मतलब? लैंग्वेज वो है चीज है जिससे हम कुछ समझते हैं। ठीक है, बात क्या है यहाँ पे? लैंग्वेज वो चीज है जो सामने वाला, जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूं तो आप समझ रहे हो। ठीक है, अगर इसी चीज को हम फ्रेंच में बोलने लगे, जापानीज में बोलने लगे, चाइना में वहां वहां करने लगे, तो आप क्या समझोगे? आप नहीं कुछ समझोगे। तो आपको समझने के लिए फिर क्या, ट्रांसलेटर लगाना होगा। तो बहुत सारे जाते हैं, हमारे डेलीगेट्स गए कहीं पे, तो आप क्या देखते हो, सबके कान में हेडफोन लगा रहता है, तो वो क्या, वो गाना सुन रहे होते हैं क्या? नहीं, वो ट्रांसलेटर जो वहां डेलीगेट्स बोलते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कुछ बोल रहे होते हैं, वो ट्रांसलेट होके आपके लैंग्वेज हिसाब से आपको वो सुनाई देता है, तो आप समझते हो कि वो क्या बोल रहे हैं। फाइनल क्लियर ना? तो लैंग्वेज वो है जिसके कहने से या कुछ चीज से हम सर्टेन टास्क को समझते हैं या मीनिंगफुल बातें को समझते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे लिए। अब सिस्टम जब बना, डेटा रिप्रेजेंटेशन पे मैं ये पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब सिस्टम बना तो सिस्टम को भी तो अपना कुछ चाहिए लैंग्वेज जिससे वो समझ सके। ठीक है, अब सिस्टम को जो बातें समझ में आएगी वो बातें एक कॉमन यूजर को समझ में नहीं आएगी। बात समझे? लेकिन जो कॉमन यूजर को समझ में आएगी वो सिस्टम को समझ में नहीं आएगी। तो इस पे क्या होता? तो सिस्टम को समझाने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस बने, डेवलप हुआ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डेवलपर आए, सी आया, डेनिस रिची सर ने उन्हें डेवलप किया। C++ आया, बेजार्ड स्ट्रॉस्ट्रस ने उन्हें डेवलप किया। जावा आया, जेम्स गॉसलिन ने किया। तो इस तरह से सारे चीज लैंग्वेजेस डेवलप होते चले गए। चूंकि जब सिस्टम है, सिस्टम को तो समझना है। हार्डवेयर, सिस्टम क्या है? एक हार्डवेयर है। आप लैपटॉप ले और सारा चीज को फॉर्मेट करके छोड़ दो, वो हार्डवेयर है, वो नहीं चलेगा। बस पावर जाएगा, बस पावर मॉनिटर में सिर्फ ब्लिंक करने का सिग्नल आएगा। लेकिन वो काम कैसे करता है? तो कब आता है? सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसमें आप डालते हो तब। और ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बनता है? लैंग्वेज से। किसी ना किसी लैंग्वेज में तो वो बना है ना, और किसी लैंग्वेज में बना है तो सिस्टम को समझ में आएगा। और सिस्टम को समझाने के लिए भी, उसको समझाने के लिए उसके अनुसार उसको डेवलप किया गया। तो सिस्टम हमेशा क्या समझता है? 0 और 1। कंप्यूटर को सिर्फ ये 2 डिजिट ही समझ में आता है, 0 और 1, बाइनरी नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन में ये समझना है आपको। क्योंकि आगे जो भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, मैथमेटिकल, फ्लोटिंग, नॉन फ्लोट, साइन, अनसाइंड, बूथ एंड कैंडी लॉज, ये सब क्या है? इसके मैथमेटिकल टर्म आएंगे। उस पे मैं जब डिस्कस करूंगा, उसमें बाइनरी नंबर आएगा, बहुत सारा आएगा, तो आप ये नहीं समझ पाओगे। तो अभी बेसिक चीज को समझना जरूरी है।
तो सिस्टम क्या समझता है? ओनली 0 एंड 1। ठीक है, अब चूंकि 0 एंड 1 से अगर हम काम कर, यूजर कैसे काम करेगा? ठीक है, हमें तो कीबोर्ड आता है, हम तो कीबोर्ड मेरी पैड ये सब देखते हैं और उस पर टिपते हैं। टिपते क्या, पॉडकास्ट करके मारते हैं, है ना? तो कीबोर्ड में तो रहता है कैरेक्टर, और कैरेक्टर सिस्टम को समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए क्या आता है? तब आता है डेटा को रिप्रेजेंटेशन करने का काम। बात समझे? हम ए को प्रेस करेंगे तो ए को सिस्टम को नहीं पता आप क्या वो दे रहे हो, उसको नहीं मालूम ए क्या है। ABCD उसे नहीं आता, 1 2 3 4 नहीं आता, 1 2 3 4 नहीं है, अल्फा ब्रैकेट क्लोजिंग ग्रेटर देन लेस देन, उसको कोई मतलब नहीं है। स्पेस, एंटर, एस्केप, बैक स्पेस, डिलीट, ये सब बटन जितने भी हैं सब उसको नहीं पता। उसको सिर्फ पता क्या है? 0 एंड 1 एंड इसके कॉम्बिनेशन से बनने वाले जितने भी, मतलब 0 एंड 1 सिर्फ एक 0 और 1 नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत सारे, जैसे 100, ये भी एक क्या है? बाइनरी नंबर है। ठीक है, 111, लेकिन रहेगा बस यही दो में, 0 ही से होगा या 1 से ही होगा। ठीक है, अब हम डेटा को वो कैसे रिप्रेजेंट करे? हम जो डेटा देते हैं, जैसे ए प्रेस किए, तो ए क्या है? एक डेटा है। ठीक है, ए क्या है? एक कैरेक्टर आप बोल सकते हो, एक लेटर बोल सकते हो। हमने उसे ए दिया, भाई मॉनिटर पे ए लिखो, ए मॉनिटर पे लिख के हमें दिखे कि ए लिखाया। अब तो क्या समझते, ए आपने टिपा और वहां पे आ गया, तो क्या वो ए समझ गया? नहीं। ठीक है, तो उसी में अब आता है डेटा रिप्रेजेंटेशन का रोल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेटा रेफर टू द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट पीपल। ठीक है, डेटा रेफर टू द सिंबल्स एक रेफर करता है, ओके, एंड रिप्रेजेंट द पीपल, जो हमें रिप्रेजेंट हम उसको करते हैं, हम उसे देते हैं डेटा। इवेंट्स, थिंग्स एंड आइडियाज। ओके, डेटा से हमें क्या मिलता है? एक इवेंट्स को, थिंग, आइडियाज मिलते हैं, हमें क्या करना है। ठीक है, अगर A प्लस B अगर हमें कुछ मिल रहा है, तो हम यह क्या समझेंगे? कि ऐड हो रहा है। क्लियर? ऑल क्लियर या हेड एंड शोल्डर? बताते रहिएगा, बताइएगा कैसे, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो A प्लस B समय क्या है? हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो क्या एक मीनिंगफुल यहाँ पे डेटा आया। डेटा कैन बी अ नेम, कोई भी नेम भी हो सकता है डेटा, नंबर भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है, ठीक है, कलर भी हो सकता है, फोटोग्राफ भी हो सकता है, सॉन्ग्स भी हो सकता है, वीडियोज भी हो सकते हैं, सारे क्या है? एक डेटा है। ओके, photograph and the notes in the musical composition. Data representation refer to the form in which data is stored, processed and transmitted. Devices such as smartphones, iPods and computers store data in digital format that can be handled by electronic circuit. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से उसको हैंडल करके हम डिजिटली उसको रखते हैं, लेकिन रखते कैसे हैं? सिस्टम समझता कैसे है? तो इसमें बहुत सारे नंबर सिस्टम्स का खेल है। ओके ना? तो इसमें क्या जाल है यहाँ पे? अब चूंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि सिस्टम तो सिर्फ 0 एंड 1 समझता है। अब जो हम कोई नेम देंगे, मान लो यहाँ पे मैंने अपना बहुत ही अच्छा नाम लिख दिया, राकेश। अब राकेश लिखा तो क्या RAKESH राकेश सिस्टम समझ गया? नहीं। अब क्या इसमें वो क्या करेगा?
पहले हमने कीबोर्ड से क्या हम प्रेस करेंगे, चलो एक पेज ऐड करता हूं मैं, हम यहाँ पे आर लिखें, कैपिटल में लिखें या स्मॉल में, लेकिन अंतर है वहां पे। एक चीज आप याद रखें, आस्की, इसका मैं अभी आस्की 1-2 मूवी मत जाइएगा, ये आस्की है। अब कैपिटल लेटर, कैपिटल A to Z, ठीक है, कैपिटल A to Z, इसका जो वैल्यू होता है, आस्की वैल्यू, वो 65 to 91 होता है। 65 में 26 को ऐड कर दीजिए, अल्फाबेट कितने इंग्लिश के होते हैं, ऐड कर दीजिए, ठीक है। एंड स्मॉल A to Z अगर आप देखें, ठीक है, तो ये कहां जाएंगे, 97 to 123 तक जाते हैं अप्रोक्स, ठीक है। तो ये हुए इसके आस्की वैल्यू। अब जब हम आर प्रेस किए तो आर देखेगा इसके बीच में कौन सा कितने नंबर पे आता है, ठीक है, ओके। ए 65 जो हुआ वो ए के लिए हुआ और जेड के लिए हुआ 91, ठीक है, कैपिटल वालों के लिए। बाकी 97 स्मॉल है और ये जेड 123। अब आर है तो आर कितने पोजीशन पे आएगा वो देख के आर यहां जब हम प्रेस करेंगे उसका वो आस्की वैल्यू लेगा, आस्की वैल्यू लेगा, फिर उसको बाइनरी में वो कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में जब कन्वर्ट होके वो आएगा तब समझेगा कि यूजर ने आर प्रेस किया। अंदर में ये इतना काम होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये इतना फास्ट होता है कि हम उस चीज को गौर नहीं करते या उसको हम उस चीज पे जाते नहीं है उतना, ठीक है। Digitization is the process of converting information such as text, number, photo and music into digital data can be manipulated by electronics devices. The digital revolution has evolved through 4 phases, beginning with a big expensive standalone computer के लिए था and progressing to today's digital world in which the small and expensive digital service are everywhere. Okay. The zeros and 1 are used to represent digital data are referred to the binary digit. अभी मैंने बताया, and from this item we get the word bit that stands for binary digit. A bit is 0 and 1 used in the digital representation of data. A digital file usually referred to simply as file named collection of data exist in storage medium such as hard disk, CD, DVD and flash drive. Okay, तो ये डेटा का डिजिटलाइजेशन, डेटा को किस रूप में उसे स्टोर करना, कौन सा डेटा, किस चीज को हम डेटा बोलते हैं, किस चीज को डेटा नहीं बोलेंगे, ये हमारे इसके अंदर का कुछ पॉइंट्स थे डेटा रिप्रेजेंटेशन में। अब एक पहला अगर हम देखें कि डेटा रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी जो होते हैं वो ज्यादा हैं। द फंडामेंटल वे डेटा रिप्रेजेंट इन अ कंप्यूटर यूजिंग 2 स्टेट 0 and 1, दिस इज बोथ आर बाइनरी डिजिट. All data in computer including number, character and instruction is ultimately stored and processed in binary form. हर एक चीज instructions हो, डेटा हो या नंबर हो, इमेज हो, सब क्या है वो बाइनरी डिजिट में ही रिप्रेजेंट होंगे. एग्जाम्पल, द बाइनरी नंबर 1010 रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 10, यानी ये जो 10 है इसका बाइनरी क्या होगा 1010. हेक्साडेसिमल इसका बेस 16 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, ठीक है. डेसिमल आप जो बोल रहे हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, यानी 2 से आप उसे डिवाइड करो. हेक्साडेसिमल ये 16 बेस होता है, ये 0 to 9 एंड लेटर A to F तक रिप्रेजेंट करता है. यूजेज ऑफ्टन यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटिंग टू सिंप्लीफाई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. ईच हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट 4 बाइनरी डिजिट. ओके. The hexadecimal number A3 represent the binary number, this one 10100011, and the decimal number is
163। ASCII, अभी जो मैंने आपको ASCII वैल्यू बताया था उसका देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड ये कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड डेटा 7 to 8 बिट टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन अ कंप्यूटर communication syntax and other devices data text. The ASCII code for the character A is 65 and the decimal is 101, 4 times 0 and 1. Okay. Unicode, a character encoding standard that support a large number of character from different language and script. ये यूनिक कोड हैं जो ASCII से ही रिलेटेड होते हैं, जो हर एक डेटा को इनकोड एंड डिकोड करने के लिए काम आता है। ये भी डेटा रिप्रेजेंटेशन में काम देता है। और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये भी हमारा 32 या 64 बिट पे डेटा का पॉइंटिंग वैल्यू, यानी एक डेसिमल यानी पॉइंट के बाद का वैल्यू का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है। ओके। डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें एरे, लिस्ट, ट्री, ग्राफ्स एंड एग्जांपल्स रूप में आते हैं। जहां पे हम डेटा स्ट्रक्चर में एरे को यूज करते हैं, डेटा को एक सीरियल्स एंड कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के रूप में। ठीक है। लिस्ट हम देखते हैं एक डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। ट्री में डेटा हायरार्चिकल फॉर्म में रहता है। ओके। एंड ग्राफ में डेटा को हम वर्टिसा, एज, नेटवर्क के थ्रू हम डिनोट करते हैं कि कैसे कौन सा डेटा कहां मूव कर रहा है। एंड एग्जांपल जैसे एरे इंटीजर 1 2 3 4, लिंक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर ए बी सी, इस तरह से डेटा का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। ये एग्जांपल्स थे। ठीक है। अभी तक आपने जो देखा, ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट, यूनिक कोड हो, ASCII हो, ये सब डेटा रिप्रेजेंटेशन करने का एक क्या है, एक रास्ता है। ठीक है। एक पॉइंट हमें ये बताता है कि इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जब हम बाइनरी से हेक्सा को या हेक्सा से बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उस केस में जाएंगे। उम्मीद नंबर सिस्टम आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे। ठीक है। लेकिन कुछ इसमें मैं डिस्कस कर दूंगा कैसे वो काम करता है, कैसे वो रिप्रेजेंट होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन में। ओके ना। तो इस केस में यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है डेटा का। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही जितने भी टॉपिक्स उससे रिलेट करते हैं वो वाले पॉइंट। ठीक है। तो उम्मीद है आप तब तक इसका नोट्स आप तैयार कर लें। जो आज मैंने बताया है, एक केस स्टडी है इंस्ट्रक्शन सेट कॉमन सीपीयूज का एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डेटा रिप्रेजेंटेशन से ही आगे बढ़ेंगे, उसके अंदर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड अच्छे से रहें।